हेलो एवरीवन, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ओडिशा एसएससी का एक पेपर हुआ है 9 जुलाई 2023 को, यानी कि कल ही ये पेपर हुआ था, आपका एग्ज़ाम हुआ था। इसका एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें पार्ट 1 में था आपका इंग्लिश वाला पेपर। इसमें टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए, यानी 40 क्वेश्चंस भी थे इसमें। तो सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा और इसका आंसर की मतलब मैं बता दूंगा, ठीक है। आप अपने आंसर से मैच करके देख लेना कि आप इंग्लिश में कितने स्कोर कर रहे हो। कई लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर एक बार अपने तरफ से आप बता दीजिए, हालांकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो अपने तरफ से आप बता दीजिए कि किसका क्या आंसर होगा। तो आप लोग इस आंसर्स पे 100% रिलाई कर सकते हो। इसके अगेंस्ट अगर कोई भी आंसर आता है तो आप चैलेंज भी कर सकते हो बोर्ड को, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए इंग्लिश में, वो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने की क्या प्रोसीजर है और क्या फ़ायदा है, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो पहले मैं आपको टास्क देता हूँ, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ और आपकी तैयारी कराता हूँ। और आपके जितने पर्सनल डाउट्स भी होते हैं ग्रामर वगैरह में, वो भी आपका क्लियर कर देता हूँ। और जितने भी मैं लेक्चर यहाँ पर देता हूँ, इसके अगर आपको PDF चाहिए तो इस नाम से आपका एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं कमेंट में दे रखा हूँ नीचे। इसको जा करके डाउनलोड करोगे और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद सारे PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हो। चलिए भाई, आप लोग देखिए और अपना आंसर मैच कीजिए और मुझे कमेंट में बताना आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। और 100% रिलाई कर सकते हो इस वाले आंसर पे, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक भी आपका आंसर नहीं आने वाला, आपके जो आंसर की आने वाला है उसमें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। पर्सनली कॉल करके भी बता दूंगा कि क्यों इसका लॉजिक क्या है और कौन से आंसर करेक्ट है और क्यों करेक्ट है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पूरा लॉजिक के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है आपका। हाँ, पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स के। सबको मैं डिस्कस कर देता हूँ, देख लो। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। तो एक्चुअल आपका बिल्कुल सही था, बी नंबर में एरर था, ठीक है। बी नंबर में अराइवल का स्पेलिंग होता है आपका ARR, अराइवल ARR होता है, यहाँ सिंगल R दे रखा था, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इनकम, इनकम ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकम का स्पेलिंग होता है लास्ट में ई होता है, ठीक। इनकम, इनकम लास्ट में ई होता है, यहाँ पर ई नहीं दे रखा, तो इसका आंसर होगा आपका A नंबर। नेक्स्ट आपका फॉरेनर, पार्टीशन, ट्रेडर और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में सब कुछ सही है, लास्ट में ई नहीं दे रखा। इंडिपेंडेंस में लास्ट में ई होता है और यही आपका गलत वर्ड है, ठीक है। इसका स्पेलिंग गलत है, यानी कि D नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका एंथम है, ये सही है बिल्कुल। बिजनेस भी सही है, नेशनल भी सही है। ट्राई कलर गलत है, ट्राई कलर में आपका वाई के जगह पर आई होगा, ठीक है। ट्राई कलर में वाई की जगह पर आई होगा, करेक्ट कर लेना इसको। तो C नंबर इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 5 से 8 तक बोला है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। इसके पहले देखें कि कौन सा गलत है, अब देखेंगे कौन सा सही यहाँ पर स्पेलिंग दे रखा है। तो 5वां में आपका A नंबर ही आंसर हो जाएगा। एडमिशन में डबल D नहीं होता, ये तो याद रख लेना, डबल D नहीं होता। डबल M भी नहीं होता, एक M होता है और डबल S होता है, ठीक है। डबल S होता है और एक M होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। A नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वेलकम का स्पेलिंग आपका कौन सा सही है, देख लो। वेलकम का आपका आंसर है, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। तो छठा का आपका B नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। B नंबर करेक्ट आंसर है। अर्जेंट का स्पेलिंग होता है C नंबर, अर्जेंट का स्पेलिंग है C नंबर, इसका ये करेक्ट है। 7वां का C। फिर देख लो, एप्लीकेशन दे रखा है, एप्लीकेशन का आंसर आपका D नंबर सही है। D नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग मैच करके मुझे बताना कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं 40 में से। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो मैं जानना भी चाहूँगा कि आपके कितने करेक्ट आंसर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ बोला है देयर ब्लैंक बी अ फेमस स्वीट शॉप हियर 20 ईयर्स बैक। तो आपका वुड होगा नहीं, क्योंकि ये बताता है आपका पॉसिबिलिटी का। शुड होगा नहीं, क्योंकि 20 ईयर्स बैक की बातें कही जा रही है, तो इसका मतलब है उस टाइम पे हुआ करता था यहाँ पर एक फेमस स्वीट शॉप, ठीक है। मिठाई की दुकान हुआ करती थी वहाँ पर 20 साल पहले। तो वॉज टू नहीं होगा, वॉज टू का मतलब होता है कि ऐसा होना था, यहाँ होने की बात नहीं कह रहा है। यहाँ कह रहा है एक स्वीट शॉप यहाँ पर था 20 साल पहले, तो यूज टू बी होगा, ठीक है। B नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यूज टू बी।
आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है वी ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो रेस्पेक्ट के सेंस में आपको शुड होना चाहिए या फिर आउट टू होना चाहिए या फिर मस्ट, तीन चीज़ का यूज होता है। किसका किसका? शुड का इस्तेमाल होता है आपका, ये देख लो 10वां नंबर देख रहे थे ना, हाँ शुड का इस्तेमाल होता है, मस्ट भी होता है रेस्पेक्ट करने के सेंस में एल्डर को, और कई बार आउट टू का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आउट टू। तो यहाँ पर एज पर अगर सेलेक्ट करें हम लोग ऑप्शन तो शुड का आंसर होगा, 10th नंबर का आंसर शुड है। ठीक है, तो चेक कर लिए, इसका आंसर होगा शुड आपका। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ भी ओबे करने की बात कही जा रही है रूल रेगुलेशंस के, तो यहाँ पर आपका मस्ट होगा, मस्ट होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका आई ब्लैंक हैव वन द मैच बट सैडली आई लॉस्ट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डेयर टू, नीड टू, ये सब नहीं होगा इसका आंसर, विल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आई लॉस्ट। आई लॉस्ट मतलब बट सैडली मतलब क्या है कि दुर्भाग्यवश हम लोग क्या किए, मैच को हार गए, है ना, लेकिन हम लोग इस मैच को जीत सकते थे, तो जीत सकते थे के सेंस में कुड होगा, तो यहाँ पर आंसर सी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, यहाँ पर क्लोज टेस्ट दे रखा है, चेक करते हैं कौन कौन सा आंसर होगा इसमें। देख लो, यहाँ पर दे रखा है मिल्क इज ए फूड। कैसा फूड है भाई? कंप्लीटली फूड नहीं। देखो यहाँ पर क्यों होगा, मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। फूड आपका क्या है? नाउन है। कैसे नाउन है, कैसे पता चला नाउन है? ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले ए दे रखा है ना, और ए एंड द किस चीज़ का इंडिकेशन करता है? ये इंडिकेशन होता है आपका कि इसके बाद इसका कोई नाउन होगा, इसका मतलब फूड आपका क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये आपका एडवर्ब दे रखा है एल वाई वाला, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये तो आपका वर्ब दे रखा है, जेरंड दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ये भी नाउन दे रखा है, ये भी नहीं होगा। कंप्लीट आपका क्या है? कंप्लीट आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव इसका आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे क्या बोल रहा है? फुल ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है भाई, चिल्ड्रन शुड ड्रिंक इट। चिल्ड्रन को दूध किस तरीके से पीना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए। तो रेगुलेटरली नहीं, रेगुलेट करना दूसरा चीज़ हो जाता है, इसका मीनिंग रेगुलेट करना है ना, बैलेंस करना ये दूसरा चीज़ है। रेगुलेटिंगली ये भी नहीं होगा। रेगुलरली इसका आंसर है ना, नियमित रूप से पीना चाहिए, तो नियमित रूप से का इसका इंग्लिश है रेगुलरली, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे क्या दिया? अदरवाइज दे माइट। अब यहाँ पर दिया कि अगर बच्चे रेगुलर बेसिस पर नहीं पीते हैं तो क्या होगा? दे माइट ब्लैंक अंडर नरिशमेंट, मतलब ये कुपोषित का शिकार हो सकते हैं ना, तो माइट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शन। यहाँ पर दे रखा है सफ़र, सफरिंग, सफ़र्ड, सफरिंगली। यहाँ पर सफ़र होगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई जब भी आपको मॉडल वर्ब दिखाई दे दे तो इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल के बाद अगर बी वर्ड एक दे रखा है तो भी इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, कई बार इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी होता है अगर सेंटेंस आपका पैसिव में नहीं है। पैसिव में होता है तो बी वाले, मतलब यहाँ ये है कि मॉडल वर्ब रहता प्लस वर्ब प्लस बी रहता, और अगर सेंटेंस पैसिव में है तो आपका क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव में है तो, और नहीं है पैसिव में तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगता है। लेकिन इन जनरल अगर सिर्फ मॉडल दे रखा है तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसलिए यहाँ पर सफ़र आंसर होगा 15 का ए नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 16 नंबर में क्या बोल रहा है? एल्डर्स मस्ट ऑल्सो, कि एल्डर्स को भी क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मस्ट है, इसका मतलब मॉडल वर्ब है, तो भी इसके बाद क्या होगा? टेक होगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी नंबर ऑप्शन 16 का करेक्ट होगा। फिर बोल रहा है बट दोज हु कैन नॉट। अब देख लो, कैन है कैनॉट है, बात एक ही है, तो ये भी आपका क्या है? कैन मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद कौन सा लगाओगे? कौन सा वर्ब का फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो 17 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 18 का देखते हैं, यहाँ पर बोला है इट शुड ईट फ्रूट्स। यहाँ पर क्या है? बट दोज हु कैनॉट अफोर्ड, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते दूध को पीना, कैनॉट अफोर्ड ईट मतलब दूध को पीना अफोर्ड नहीं कर पाते। शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब उन्हें क्या खाने चाहिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एज एन कैसा? ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। ऑल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना, फिर बदलना। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन के तौर पर, है ना।
मतलब इसको कह लो कि एज ए विकल्प, है ना, तो विकल्प इसका आंसर होता, मीनिंग होता है। ऑल्टरनेशन का मतलब भी परिवर्तन होता है। तो देखें तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या मीनिंग निकल रहा है, विकल्प के तौर पे कि अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दूध पीना, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी विकल्प के तौर पर खा सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प के तौर पे, ठीक है। आगे है वी शुड ब्लैंक मिल्क ऑफ गुड क्वालिटी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, 90 नंबर में क्या है, वी शुड परचेज, है ना, परचेज होगा, डी होगा ये, क्योंकि शुड आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। शुड आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है कि वी शुड परचेज मिल्क ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम मिल्क बूथ्स बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, देखते हैं ब्लैंक में क्या होगा। ओपनड बाय द गवर्नमेंट, ओपन बाय द गवर्नमेंट, ओपनिंग बाय द गवर्नमेंट या फिर ओपनिंगली बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर होगा ओपनड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पर ओपनड होगा। मिल्क ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम मिल्क बूथ्स ओपनड बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको ईडी वाला फॉर्म लगाना होगा, तो 20 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 से 24 तक ये क्या आपका पैरा जंबल दे रखा है, इसको आपको मिला करके बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, देख लो। यहाँ पर द व्हील इज मैन्स ग्रेटेस्ट परहैप्स, देखो इन्वेंशन के पहले परहैप्स से दिया गलत है, यहाँ भी ये भी आपका आंसर गलत है, ये भी आपका गलत है। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, तो करेक्ट कर लेना। 21 का आपका डी नंबर आंसर होगा। एकदम भरोसे के साथ ये सब सोच लो, ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट समझने इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट है, आप मुझे मैसेज करना फिर कॉल करना, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कि क्यों इसका ऐसा आंसर होगा। तो यहाँ समझ गए कि द व्हील इज परहैप्स मैन्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। कई लोग सोचेंगे ग्रेटेस्ट के पहले द नहीं आया, तो आपको आर्टिकल वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, जो मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। तो शॉर्ट में मुझे आंसर इसके बताना है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। द व्हील इज परहैप्स मैन्स ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का आंसर देखते हैं। 22 नंबर बोला है वेरी डिफिकल्ट इट वॉज टू ट्रेवल अर्लियर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये वाला आपका पैरा जंबल दे रखा है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका होगा इट वॉज डिफिकल्ट टू वेरी ट्रेवल, ये बिल्कुल अपसर्ड मीनिंग दे रहा है। अर्लियर लॉन्ग डिस्टेंसेस वेरी, ये भी बेकार है। आगे देखते हैं, 22 नंबर है यहाँ पर, अर्लियर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं 23 नंबर, यहाँ पर क्या बोला है। 23 नंबर में आपका बोला है ट्रेवलर्स कैरीड दियर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है उनके सामान जो उनसे बिलोंग करता है। ट्रेवलर्स कैरीड दियर बिलोंगिंग्स ऑन दियर बैग्स, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 24 का देखो, 24 दिया है फ्यू प्लेसेस, यहाँ पर पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस को। 24 नंबर, यहाँ देयर वर फ्यू प्लेसेस द वे टू टेक रेस्ट ऑन, बिल्कुल गलत है। देयर वर फ्यू प्लेसेस टू टेक रेस्ट ऑन द वे, ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 24 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है ये पैसेज के रूप में दे रखा है और फिल इन द ब्लैंक आपको पैसिव वॉइस में करना है। तो देखो यहाँ पर टॉपिक दे रखा है हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी कैसे बनाते हैं, चाय कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में ये बोला है। लास्ट सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इसके लिए आपको हिंट दे रखा आखिरी सेंटेंस में, अ कप ऑफ टी इज़ रेडी, आपका कप ऑफ टी जो है वो रेडी है। इज़ रेडी इसका मतलब है कि पूरा पैसेज आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं आपके पैसिव वॉइस में, इज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दे करके, है ना। तो चेक कर लो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है इन ऑर्डर टू मेक अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी बनाने के लिए बॉइल्ड वाटर क्या है, इज़ पोर्ड इनटू अ कप, इज़ पोर्ड है, इज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है। हैज़ बीन, हैड बीन और पोर ये सब नहीं होंगे तीनों, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, 25 में क्या बोला है, बॉइल्ड वाटर इज़ पोर्ड इनटू अ कप।
फिर बोला देन ए स्पूनफुल ऑफ शुगर टू इट। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, एडेड होगा, इज एडेड होगा या फिर विल बी एडेड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पूरा पैसेज ही आपका इज से है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि इज एडेड होगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन ए स्पूनफुल ऑफ शुगर इज एडेड टू इट। फिर है सम मिल्क, क्या किया जाता है उसके बाद मिल्क को क्या जाता है, उसमें पुट किया जाता है, रखा जाता है और उसको स्टेर किया जाता है, मतलब घोला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इज पुटेड। भाई पुट का पुटेड नहीं होता, पुटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, पुट का पुट ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये तो होना नहीं, हैड बीन तो होगा नहीं क्योंकि आपको इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज देखो, इज तो सी में भी नहीं है, इज पुट ये आपका बिल्कुल सही है, इज पुट इन इट एंड स्टर्ड, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो डी नंबर आप लोग मैच कर लेना, क्या क्या टिक लगा के आए हो। 38 नंबर देखते हैं, 38 नहीं 28 नंबर है ना। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ दिया इन ऑर्डर टू मेक अ कप ऑफ टी बॉइल्ड वाटर इज पोर्ड इनटू अ कप, देन अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इज एडेड टू इट, सम मिल्क इज पुट इन इट एंड स्टीर्ड, ठीक है। तो 27 तक आपका क्लियर है बिल्कुल। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर इज एडेड होगा और इसके पहले वाले में इज पोर्ड इनटू अ कप होगा। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका ये वाला इज पुट इन इट एंड स्टेट, मतलब डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर मीनिंग पूछा है ना, यहाँ पर पूछा है कोरापट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, कोरापुट है या कोरापट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा विच इज़ अ वेरी हिली डिस्ट्रिक्ट बोस्ट्स ऑफ मेनी पेरेनियल स्ट्रीम्स दैट हेल्प इन लोकल एग्रीकल्चर। तो पेरेनियल का मीनिंग पूछा है, स्ट्रीम्स का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ, तो पेरेनियल का मतलब होता है जो 12 महीने जिसमें पानी होती हैं, पानी होता है, ठीक है, जिन नदियों में पानी होता है 12 महीने उसको कहते हैं पेरेनियल। तो ज़रा देख लीजिए पेरेनियल का क्या अर्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर है आपका स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, नहीं, जो 12 महीने फ्लो करे। तो यहाँ दिया स्ट्रीम्स फ्लोइंग राउंड द ईयर, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है 29 नंबर, एज डायरेक्टेड बाय माय बॉस आई हैव प्रिपेयर्ड द मीटिंग एजेंडा। तो एजेंडा का मतलब पूछा है, एजेंडा का मतलब होता है वैसा इशूज जिसको डिस्कस किया जाता है किसी मीटिंग में। तो ये नंबर ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, यहाँ सीजनल का मीनिंग पूछा है, अमंगस्ट सीजनल फ्रूट्स आई लाइक मैंगो द बेस्ट फॉर इट्स स्वीटनेस। सीजनल का मीनिंग पूछा है, तो सीजनल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सीजन में जो प्रेजेंट होता है, जो फ्रूट किसी एक ही सीजन में प्रेजेंट होता है। तो लोकल एरिया से इसका रिलेशन नहीं है, सीजन से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड है। ऑल सीजन में जो अवेलेबल है नहीं, जो किसी खास सीजन में अवेलेबल है, जो मीठा स्वीट करता है उसको सीजनल बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। सीजनल का मतलब होता है कि किसी खास सीजन में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखो डी पढ़ो, नॉट अवेलेबल इन ऑल सीजन्स। तो कहने का तो मतलब सही है, मान लिया जाए 4 सीजन है आपके एक साल में, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर की बात ये कह रहा है। तो एक पर्टिकुलर कहने का मतलब है कि सालों भर अवेलेबल नहीं रहता है, तो वही चीज़ पूछ रहा है कि सारे सीजन्स में जो अवेलेबल नहीं होता है ये बात बोले, और फिर बोले किसी एक पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल है, तो बात तो दोनों का बराबर है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सीजनल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा आई ट्राई टू विजिट माई रिलेटिव्स इन माई होम टाउन एवरी अदर मंथ। यहाँ पर होगा एवरी अदर मंथ, ठीक है, इच नहीं होगा, सम नहीं होगा, इनी नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। द डेंटिस्ट क्लीन्ड माई टीथ होगा, ठीक है, टीथ, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि टूथ का देखो, टूथ का आपका होता है प्लूरल टीथ, तो टूथ तो होना नहीं क्योंकि एक दांत को नहीं साफ़ करेगा, है ना, सारे दांत को साफ़ करेगा वहाँ पर, तो टीथ होगा इसका प्लूरल। तो टीथ का भी यहाँ पर प्लूरल बना दिया जो कि गलत है, टूथ का प्लूरल टूथ्स नहीं होता, टीथ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका टीथ होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर बोला द क्राउड रेस्टलेस एज द डे गॉट हॉटर। यहाँ पर देखो, पढ़ो इसको, द डे गॉट हॉटर मतलब दिन जो है, दिन में गर्मी बढ़ गई थी, है ना। तो इस वाले पार्ट को अगर पढ़ते हो तो क्या पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, तो यहाँ भी आपका पास्ट होगा, मतलब विल वाला सेंटेंस आंसर तो गया और इज वाला गया।
अब यहाँ डिसाइड करना है कि वॉज गेटिंग होगा या फिर वर गेटिंग, मतलब वे लोग बेचैन हो गए क्राउड, तो वॉज गेटिंग या फिर वर गेटिंग, यहाँ पर होगा वॉज गेटिंग। क्यों होगा वॉज? क्योंकि आपका क्राउड जो है ये आपका होता है एज ए सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, एज ए कलेक्टिव नाउन सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर वॉज गेटिंग होगा। और क्राउड का प्लूरल होता है क्राउड्स, तो सिंपल सी बात है कि ये सिंगुलर है। वॉज गेटिंग रेस्टलेस, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, योर राइटिंग इज़ बैड बट माइन इज़। देखो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा यहाँ पर आपसे, यहाँ पर बोला कि तुम्हारी हैंड राइटिंग जो है बैड है लेकिन मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, देखते हैं कैसी है। यहाँ पर सबसे पहली बात कि बट का इस्तेमाल है, और बट ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो कॉन्ट्रास्ट करते हुए सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट करने का मतलब जो विरोधाभास उत्पन्न हो। विरोधाभास करने का मतलब अगर ये सेंस आपका नेगेटिव दे रहा है तो आगे वाला सेंस निकलना चाहिए पॉजिटिव। तो बैड का तो बैडर होता नहीं, बैडर जैसा कोई शब्द नहीं होता, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्स और वर्स्ट होता है, लेकिन वर्स और वर्स्ट भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एक ही जैसा मीनिंग दे देगा बैड वाले सेंस में, नेगेटिव वाले सेंस में। लेकिन बट कहता है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला सेंटेंस आना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला मीनिंग देगा बेटर का, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ गए। और दूसरी बात कि दो लोगों के बीच यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बेटर होगा, है ना, वर्स होगा या फिर बेटर होगा, उस हिसाब से कहने का मतलब कि कंपेयर करते हैं तो या तो वर्स होगा या फिर बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर बेटर इसलिए होगा क्योंकि बट का इस्तेमाल है, और बट कहता है कि दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस आने चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, तो बेटर का इस्तेमाल यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर बोल रहा है द ब्लैंक द ट्रेन इफ़ दे डू नॉट हरी। यहाँ पर भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दो क्लॉज है, एक इफ़ वाला जो कंडीशनल क्लॉज कहलाता है, तो ये वाला आपका मेन क्लॉज हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर कंडीशनल वाला सेंटेंस जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो ये वाला आपका पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट में होना चाहिए, फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो देख लो फ्यूचर इंडिफिनिट में कौन है, दे विल मिस, डी नंबर ऑप्शन, देख रहे हो, दे विल मिस द ट्रेन इफ़ दे डू नॉट हरी। अगर वे लोग जल्दबाजी नहीं करते तो वे लोग मिस कर जाएंगे ट्रेन से। तो विल हैव नहीं होगा, आर मिसिंग नहीं होगा, मिस नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो छोटा सा क्लॉज का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पैसेज दे रखा है, तो पैसेज जब भी सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, और क्वेश्चन में जो भी मेन वर्ड आया है उसको आप लोग को क्या करना है, अंडरलाइन करना है एग्जाम में, और उसको देखते जाना है, ठीक है। चेक करते हैं 36 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है व्हाट अदर रूल वायोलेशन वाज कमिटेड बाय द बोट। बोट के द्वारा जो कमिट किया गया था कि जो रूल का वायोलेशन हुआ है, वायोलेशन का मतलब जो उल्लंघन हुआ है ना रूल का, वो क्या था, कौन सा रूल था वो, तो रूल क्या था ये ज़रा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो देख लो, रूल यहाँ पर दो चीज़ था, एक तरह से क्या था कि एक तो आपका सैंक्शन कैपेसिटी जो है वो 20 ही रखना था, लेकिन लोग चले गए कितने, 35 चले गए, है ना। दूसरा रूल कह रहा है कि 6 बजे के बाद, यहाँ पर देख लो, पढ़ो, 6 बजे के बाद वहाँ पर परमिशन नहीं था बोट ऑपरेट करना, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 बजे तक इन लोगों ने बोटिंग की है, तो इसका मतलब है कि ये वाला इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो कैपेसिटी 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए या 6 बजे के बाद सर्विस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर परमिशन नहीं था। तो परमिशन 6 बजे के बाद नहीं था, तो देखते हैं चेक करके। यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग द सर्विस एट आफ्टर 6 PM, ऑपरेटिंग द सर्विस आफ्टर 6 PM, मतलब ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट हैविंग एनफ लाइफ जैकेट्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर एनफ लाइफ जैकेट नहीं है। अब बोट पे एनफ लाइफ जैकेट नहीं है तो फिशरमैन का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बोट ऑपरेटर ही इसका क्या है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब टूरिस्ट घर से थोड़े ना लेके आएंगे लाइफ जैकेट, थर्ड नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। रेस्क्यू टीम से का क्या मतलब है ना, मतलब जो रेस्क्यू टीम है, बचाने वाली टीम है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बोट ऑपरेटर का काम है कि वहाँ पर एनफ लाइफ जैकेट्स का अवेलेबल कराए, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर देख लो, यहाँ पर बोला है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन कितना गए थे बोट पे, है ना, बियॉन्ड इट्स सैंक्शन कैपेसिटी। सैंक्शन कैपेसिटी मतलब
सैंक्शन कैपेसिटी वहाँ पर थी 20 की, लेकिन लोग चले गए थे कितने 35, तो एक्स्ट्रा कितने गए माइनस करोगे तो 15, तो इसका आंसर होगा 15, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ोगे, द बोट ओवर टर्नड बिकॉज, वो पलट गई थी बोट कैसे पलट गई थी, क्यों, तो रिवर डीप था इसलिए पलट गई थी, नहीं भाई, उसमें बहुत अधिक लोग गए थे, जितना अलाउड लिमिट था उससे ज़्यादा, तो भारी हो जाने के बाद पलट गई बोट, है ना। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देयर वर मोर पीपल देन द अलाउड लिमिट। नेक्स्ट है, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है, रेस्क्यूइंग द पीपल वॉज डिफिकल्ट बिकॉज, पैसेज को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्यों डिफिकल्ट था रेस्क्यू करना, क्योंकि इस वाले सेंटेंस को पढ़ो कि फिशरमैन क्या कहता है। फिशरमैन यहाँ पर बता रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है, फिशरमैन सेड द रिवर इज डीप एट द एक्सीडेंट स्पॉट के पास रिवर बहुत ज़्यादा डीप थी, एंड रेस्क्यूइंग द पीपल हु वर कॉट अंडरनीथ द बोट वॉज अ टफ टास्क, ये टफ टास्क था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेस्क्यू स्पॉट पर, एक्सीडेंट के स्पॉट पर रिवर डीप थी, तो रिवर का डीप होना ही क्या था, टफ टास्क था रेस्क्यू करना। तो इसका देख लो आंसर कौन सा होगा, तो द बोट वॉज कैरिंग एक्सेस पीपल, नहीं, द रिवर वॉज डीप एट द एक्सीडेंट प्लेस, तो बी नंबर ऑप्शन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसलिए रेस्क्यूइंग द पीपल वॉज डिफिकल्ट। तो 40 के 40 आंसर्स मैंने बता दिए हैं बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग अपना स्कोर बताना नीचे, और इस वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, जितने भी ओडिशा के भाई बंधु हो, ठीक है। और आपके जितने भी पर्सनल डिमांड्स होते हैं आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके डिमांड कर सकते हो। अगर टाइम के हिसाब से फिजिबल है मेरे लिए तो मैं आपके लिए वो आपके डिमांड को पूरी करूँगा। और इस नंबर पर मुझे मैसेज करना अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वोकैबुलरी अच्छे से सीखना चाहते हो, जो भी अपने ग्रामर के डाउट्स होते हैं उसको भी सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसीजर हैं। तो चलिए, आज भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।